राम राम। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और भारत पर उन्होंने इतना गंभीर आरोप लगाया है बिना किसी आधार के। अब जाहिर है अगर उन्होंने लगाया है तो उसके पीछे उनकी इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो है ही। शायद जो दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा कट टू साइज करने के लिए उसमें उनके साथ अमेरिका भी खड़ा होगा, क्योंकि कनाडा की ये स्थिति नहीं है कि वो बिना अमेरिका को विश्वास में लिए ऐसा कुछ कर सके। और जस्टिन ट्रूडो की तो ऐसी कोई ना पॉलिटिकल पावर है ना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनका कुछ है। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि कहां तक भारत और कनाडा की लड़ाई जाएगी। अब इसी के बीच में एक ऐसा बयान आ गया जस्टिन ट्रूडो का, उससे लग रहा है कि भाई जस्टिन ट्रूडो क्या राइट टाइम हो गए क्या। जस्टिन ट्रूडो ने अभी कहा कनाडा इज सीरियस अबाउट स्ट्रॉन्गर टाइज विद इंडिया, बट क्या है? बट वो बात कर रहे हैं जो भारत और कनाडा के बीच में विशेष करके खालिस्तान इशू है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा द एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस ऑफ कनाडा एंड इट्स एलाइज मेंटेनिंग एक्टिव एंगेजमेंट विद इंडिया। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे मॉन्ट्रियल में कल। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ही थिंक्स इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट कनाडा एंड इट्स एलाइज continue to engage constructively and seriously with India given its growing importance on the world stage. India is a growing economic power and important geopolitical player, and as we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we are very serious about building closer ties with India. At the same time, obviously, as a rule of law country, we need to emphasize that India needs to work with Canada to ensure that we get the full facts of this matter. अब सवाल यहां यही है कि ये जो कुछ राइट टाइम दिख रहे हैं, कितने राइट टाइम हुए हैं? तो पहली बात तो ये कि जिसको कहते हैं ना कि पूरी तरह से राइट टाइम नहीं हुए, लेकिन हाँ राइट टाइम बहुत कुछ हो गए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, कई फ्रंट पर जस्टिन ट्रूडो फंस गए। एक तो अभी जस्टिन ट्रूडो को कनाडा की संसद में माफी मांगनी पड़ी, और माफी मांगने के बावजूद किस तरह से अपनी संसद में उनको अपमानित होना पड़ा है, शर्मसार होना पड़ा है, उनको बैक फुट पर जाना पड़ा है। इसने भी जस्टिन ट्रूडो का आत्मविश्वास हिला दिया है। दूसरा, वो जो उम्मीद कर रहे थे 5 आईज से, 5 आईज मतलब वो जो 5 देशों का खुफिया नेटवर्क है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो जो काम करती है, उसकी जो उम्मीद वो कर रहे थे वो भी उनको उस तरह से पूरी होती नहीं दिखी। अमेरिका ने भले कहा कि हमारी चिंता है, लेकिन अमेरिका की उस चिंता के बावजूद अमेरिका की ही तरफ से यह संकेत आया है कि भाई भारत के साथ तो रिश्ते ठीक रखने पड़ेंगे। और ये जो संदेश गया है ये ऐसे नहीं गया है। डॉक्टर एस जयशंकर हडसन इंस्टीट्यूट उसमें बातचीत कर रहे थे और उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है डिस्कशन ऑन एट हडसन इंस्टीट्यूट ऑन इंडियाज रोल इन न्यू पैसिफिक वर्ल्ड ऑर्डर। लंबी बातचीत है उनकी,
करीब 48 मिनट की, लेकिन उसका कुछ हिस्सा सुनते हैं तो उससे भी बहुत कुछ साफ होगा। Charges recently, but I also see that from press reports that you have met while you're in Washington with National Security Advisor Sullivan, with our Secretary of State Blinken, and that this subject has come up. Can you give us any information about how this is or isn't affecting U.S.-India relations, where this whole matter stands now from your perspective? सवाल पूछा इन्होंने कि आप अमेरिका के एनएसए से मिले हैं, स्टेट सेक्रेटरी ब्लिंकन से मिले हैं, आप क्या हमें कुछ बता सकते हैं भारत अमेरिका के रिश्तों के बारे में और अभी जो स्थितियां हैं? सुनिए क्या कह रहे हैं। Okay. Now, so let me start with Canada. Yes, the Canadian. डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे हैं लेट मी स्टार्ट विद कनाडा। शुरुआत ही वो वहीं से कर रहे हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जस्टिन ट्रूडो राइट टाइम हुए हैं, तो कितना राइट टाइम हुए हैं और कैसे राइट टाइम हुए हैं ये जानना कम से कम हर भारतवासी के लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार हम कहते हैं ना कि ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि कोई जो है वो एक जो जिसको हम कहते हैं ना कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भारत इतना ताकतवर थोड़ी ना हो गया है, ऐसा संभव है क्या? जब हम देखते हैं कि नहीं भारत ताकतवर तो हुआ है, इसको कोई कुछ भी कहे लेकिन ताकतवर तो हुआ है। अगर भारत ताकतवर नहीं हुआ होता तो जो कुछ दुनिया में होता हुआ दिख रहा है उसमें भारत की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, तो इसलिए ताकतवर तो हुआ है। लेकिन अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि भारत पूरी स्पष्टता से बात करता है, अमेरिका से मिल रहा हो, कनाडा के रिश्तों पर बात हो, बहुत साफ साफ कहता है। सुनते हैं जरा डॉक्टर एस जयशंकर। Prime Minister made some allegations initially privately and then publicly, and our response to him, both in private and public, were that what he was alleging was not consistent with our policy, and that if his government had anything relevant and specific they would like us to look into, we were open to looking at it. Now, that's where that conversation is at this point of time. But to understand that conversation, you have to also appreciate that this has been an issue of great friction for many years with Canada. In fact, going back to the 1980s. Then it became dormant, but in the last few years, it has come back very much into play because of what we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because. अब मैं जरा इसको आपको हिंदी में अनुवाद करके बताता हूं। अधिकांश लोग इस बात को समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको जरा अनुवाद करके बताता हूं। डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे हैं कनाडा और भारत के जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों पर जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, पहले निजी बातचीत में और उसके बाद सार्वजनिक तौर पर, भारत ने निजी बातचीत में भी और सार्वजनिक तौर पर भी उसको साफ साफ कहा कि ये हमारी नीति नहीं है, हम इस तरह से काम नहीं करते हैं, हम ओपन हैं किसी भी बातचीत के लिए, किसी भी जो काम के लिए, लेकिन इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि असली मसला क्या है और भारत ने वो जो कहा है उसको समझिए। डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे हैं कि 80 के दशक से ही ये लगातार चल रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों में ये और है, और जिस तरह से कनाडा ने आतंकवादियों, उग्रवादियों, जो हिंसक लोग हैं, उनको अपने यहां जगह दी है, वो चिंताजनक है।
और ये खतरनाक है। वो कैनेडियन एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमें इसके अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। ठीक बात है, आपको नहीं होगी, लेकिन एक बड़ा वर्ग है, क्योंकि मैं हिंदी में ये चैनल चलाता हूं, अगर विशुद्ध अंग्रेजी में चलाता तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन हिंदी में चलाने की वजह से बहुत से ऐसे हमारे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं जो चाहते हैं कि हिंदी में उसको बताया जाए, तो मैं कम से कम उसकी कुछ पंक्तियां तो बताता ही हूँ, वो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। Of the compulsions of Canadian politics. I don't think most Americans. वो कह रहे हैं कि कनाडा की जो राजनीति है उसके दबाव में ये सब यहाँ हो रहा है, वही सिख वोट जो खालिस्तानी समर्थकों के वोट हैं। लेकिन आगे सुनिए। You know, for Americans, perhaps Canada looks very different, but it sort of it depends, from where the interest, where the shoe pinches. For us, it has certainly been a country where organized crime from India, mixed with trafficking in people, mixed with secessionism, violence, terrorism. It's a very toxic combination of issues and people who have found operating space there. So a lot of our tensions with Canada, which well preceded what Mr. Trudeau said, actually come out of that. And today, कह रहे हैं कि ये जो ट्रूडो आज कह रहे हैं, ये तनाव बहुत पहले से था, बहुत चीजें इसमें शामिल हैं, आतंकवाद, ड्रग कार्टेल, देशद्रोही, सबको कनाडा ने दे रखा है ठिकाना, और तब ये बात यहाँ तक पहुंची। today I'm actually in a situation where my diplomats are unsafe going to the embassy or to the consulates. In Canada? In Canada. They are publicly intimidated. And that has actually compelled me to temporarily suspend even visa operations in Canada. बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे जो राजनयिक हैं वो खतरे में हैं। कनाडा ने उनको एक्सपोज कर दिया है, उनको धमकियां मिली हुई हैं, इसीलिए हमें वीजा सर्विस तुरंत रोकनी पड़ी। कनाडा आतंकवादियों का अड्डा है, कनाडा में भारत के राजनयिक, राजदूत, वो सब खतरे में हैं। ये हडसन इंस्टीट्यूट में भी कह रहे हैं, ये लगातार, और ये बात उन्होंने एनएसए और सेक्रेटरी ब्लिंकन को भी कही है। So as I said, often countries look very different depending on how you see them and what your interests are. But I have this problem in Canada, and so your question, did I speak about it with Jake Sullivan and Tony Blinken? Yes, I did. अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और स्टेट सेक्रेटरी दोनों के साथ कनाडा के मुद्दे पर बात की, और बहुत गंभीरता से वो सारी बातें कही हैं। ये बहुत जरूरी है समझना। अब भारत कोई भी काम आधे अधूरे मन से नहीं करता है। और अब मैं जरा आपको कनाडा के जो विपक्ष के नेता हैं उनका आपको उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया है, और एक बार वो मैं आपको सुनाता हूं, बड़ा जरूरी है ये। वो कहाँ गया वो वाला जो थोड़ा सा, हाँ, ये जरा ये सुन लीजिए, और कनाडा में उनकी क्या स्थिति हो रही है ये आपको समझ में आ जाएगा, और इससे ये भी समझ में आएगा कि जो दबाव है वो कैसे चौतरफा पड़ रहा है। पियरे पोलिवेरे लिख रहे हैं, द सक्सेस ऑफ डिप्लोमेटिक विजिट्स इज द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो। Instead, we have an unprecedented global embarrassment for our country under his watch. What a disgrace! और जरा ये थोड़ा सा इसको मैं सुनाता हूं।
It was the personal responsibility of the Prime Minister to invite President Zelensky to the floor of this House of Commons. It was his personal responsibility to make sure it was a diplomatic success. It was his personal responsibility to continue to lead the government that has the security, intelligence, and diplomatic agencies that could have and should have vetted all individuals who were present and recognized. Yet this Prime Minister allowed for a monumental, unprecedented, and global shame to unfold in this chamber. Will he take personal responsibility for this shame and personally apologize on behalf of himself? On behalf of all of us in this House, I would like to present unreserved apologies for what took place on Friday. जस्टिन ट्रूडो हैं, जैसे यहाँ गांधी परिवार है वैसे वहाँ वो परिवार है, उसी तरह से विरासत से पाए ही आप इनके बोलने और इनके अंदाज से और इनके अहंकार से उस देख ही रहे होंगे क्या है। माफी मांग रहे हैं, एक नाजी का सम्मान करा दिया था अपनी संसद में, लेकिन उसके बाद देखिए इनकी क्या धुलाई हो रही है। And to President Zelensky and the Ukrainian delegation for the position they were put in. For all of us who were present, to have unknowingly recognized this individual was a terrible mistake and a violation of the memory of those who suffered grievously at the hands of the Nazi regime. Did the Prime Minister's national security, intelligence, or diplomatic officials vet the names of the people that the Prime Minister allowed within mere feet of President Zelensky? Mr. Speaker, the privilege and responsibilities and rights of parliamentarians are sacrosanct, and that the Leader of the Opposition would be suggesting that any visitor to this House should be vetted by the government of the day is actually a grievous attack on the rights and privileges of parliamentarians. However, if the Leader of the Opposition or the Speaker or anyone wants our intelligence agencies to vet any of their guests, we would be more than happy to do that in respect of parliamentary rights. So the Prime Minister has just said that he allowed the president of a war-torn country, who is perhaps the biggest target of false propaganda and of potential assassinations, to be surrounded by hundreds of people who had not been vetted for their security background, their potential risks that they present, or in this case. मतलब एक प्रधानमंत्री कैसे ऐसे बोल सकता है? क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, किस तरह से सिक्योरिटी, मतलब एक तरह से कहें कि बहुत ही हल्के में, बहुत ही लापरवाह एक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दिख रहे हैं अपनी संसद में। The massive diplomatic disasters that they could have brought to that event. Is he really saying that he did absolutely nothing to protect the Ukrainian president from all of those many risks? The facts are well known here. The Speaker issued the invitation, delivered the recognition, and has taken full responsibility. The Leader of the Opposition knows that not one parliamentarian was aware, but the truth does not matter to this Leader of the Opposition. He distorts, misleads, aims to confuse, all for partisan gain. It's all he knows how to do. Again, he deflects blame and responsibility for his personal failings. It is the duty of the Prime Minister. असली चीज यही है कि आप जो कर नहीं पा रहे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में है, तो आप दुनिया भर के प्रोपेगेंडा वितंडा खड़ा कर रहे हैं। Minister, to protect our diplomatic reputation. It was therefore his duty to ensure that his diplomatic, intelligence, and security forces ensured there was no one who could potentially present a danger either to the reputation or to the physical safety of the people present at such a massive international event. But today, he said he did none of those things, and instead, after he found out about it, he hid in his cottage for 3 days. Is that what it means to take responsibility for this Prime Minister? इन्होंने अपना प्रचार भी डाल दिया है, लेकिन सच तो यही है कि जस्टिन ट्रूडो एक बेहद गैर जिम्मेदार, बेहद हल्के प्रधानमंत्री के तौर पर दिख रहे हैं।
बेहद हल्के प्रधानमंत्री के तौर पर। और जिस तरह से डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है, अमेरिका को समझ में आ गया होगा कि ये बात अब दबे छिपे नहीं होने वाली है। समझिए इसको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और राइट टाइम कितना हुए हैं ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, लेकिन राइट टाइम तो हुए हैं। कैसे हुए हैं वो मैंने आपको बताया। दबाव उनके ऊपर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में है, दबाव जहां अमेरिका के सरपरस्ती में चलते हैं वहां भी, और दबाव बहुत स्पष्ट तौर पर भारत सरकार जिस तरह से दबाव बना रही है उससे। ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत साफ साफ कह दिया है कि अपना जो हमारा भारत के साथ रिश्ता है हम उसको और मजबूत करेंगे। शायद यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो को भी मॉन्ट्रियल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना पड़ा। समझिए इसको, ये कहना पड़ा, यूं ही नहीं हुआ है ये। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो भारत के हितों को सुरक्षित रखने के लिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि अब कोई भी हो, आंख में आंख मिलाकर बात होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, @MediaHarshVT टैग करके भी शेयर कीजिए, और व्हाट्सएप पर तो शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।